डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आशीष सर सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। हम फिजिक्स क्लास 12 का इम्पॉर्टेंट चैप्टर 11th लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति की, रेडिएशन एंड जो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, इसकी चर्चा करेंगे। ये बोर्ड परीक्षा की तरफ से वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की। देखो, जैसा कि शब्द से ही मालूम पड़ता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी प्रकाश की वजह से जो है, प्रकाश के प्रभाव से क्या उत्पन्न होगी? विद्युत। जैसे एक हमने लेसन पढ़ाया था पीछे, तो उसमें था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो उसमें क्या था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब चुंबकत्व के प्रभाव से विद्युत उत्पन्न हो रही थी। इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव है, यानी प्रकाश के प्रभाव से विद्युत उत्पन्न होगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंग्लिश में कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जब किसी धात्विक पृष्ठ पर, जैसे हमारे पास में एक धात्विक पृष्ठ है यहाँ पे बनी हुई, तो ये मान लेते हैं किसी धातु की पृष्ठ है। जब किसी धात्विक पृष्ठ पर एक विशेष आवृत्ति, विशेष आवृत्ति का मतलब एक जो है फ्रीक्वेंसी होगी, वो एक विशेष रखी जाएगी। एक विशेष आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का फोटान आपतित किया जाता है। फोटान का मतलब क्या होता है? यही ऊर्जा। फोटान जो छोटे छोटे कण होते हैं प्रकाश में, वो E बराबर एच न्यू उनकी ऊर्जा होती है। उनकी ऊर्जा कितनी होती है? एच न्यू। जब किसी धात्विक पृष्ठ पर एक विशेष आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का फोटान आपतित किया जाता है, तो उस धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। माने जब किसी धात्विक पृष्ठ पर एक विशेष आवृत्ति, जैसे इस पे मान लेते हैं कि विशेष आवृत्ति मतलब एक फोटान की ऊर्जा मान लेते हैं कितनी है? 10 जूल है, ऐसे मान लेते हैं। तो जब किसी धात्विक पृष्ठ पर एक विशेष आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का फोटान आपतित किया जाता है, यानी 10 जूल आपतित करें या फिर 11 जूल की ऊर्जा आपतित करें, कहने का मतलब फिर उससे कम ऊर्जा ना आपतित करें। तो जब किसी धात्विक पृष्ठ पर एक विशेष आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का फोटान आपतित किया जाता है, तो उस धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। ये कैसे होता है? जैसे ये धात्विक पृष्ठ है, पृष्ठ के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसके अंदर, तो जैसे ये ऊर्जा फोटान की इसको मिली, तो ये ऊर्जा पा गया इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ निकल गया। ऐसे उसको ऊर्जा मिली, ये भी निकल गया। अच्छा, बहुत से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इसके धातु के अंदर होंगे, तो वो ऊर्जा पाएंगे तो पहले कहाँ तक आएंगे? पहले धातु की पृष्ठ तक आएंगे, फिर अगली बार तब गतिमान होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं इसमें से, इनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और इनके द्वारा जो कोई धारा प्रवाहित होती है परिपथ में, तो उसे नाम देंगे प्रकाश विद्युत धारा। और ये जो पृष्ठ है इसको कहते हैं प्रकाश सुग्राही पृष्ठ, क्योंकि सुग्राही होगा, सेंसिटिव होगा, तभी तो प्रकाश को क्या करेगा? अवशोषित कर पाएगा। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा परिपथ में यदि कोई धारा प्रवाहित होती है तो इसे प्रकाश विद्युत धारा कहा जाता है। आइए चर्चा करते हैं कार्य फलन की। वर्क फंक्शन क्या होता है? तो वह न्यूनतम ऊर्जा जिसको पाकर धात्विक पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन पृष्ठ की सतह पर आ जाते हैं। जैसे हमारे पास में ये एक मान लेते हैं धातु है, और ये धातु के अंदर का भाग है ये यहाँ पे, और ये पृष्ठ है। तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है, तो ये ऊर्जा इसको मिली इलेक्ट्रॉन को, और ये ऊर्जा पा करके इलेक्ट्रॉन आ गया इस धातु की पृष्ठ तक। तो यहाँ तक इसको आने में, नीचे से ऊपर आने में क्या लिखा? वह न्यूनतम ऊर्जा जिसको पाकर धात्विक पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन पृष्ठ की सतह पर, यानी इसके पृष्ठ में है और इसके सतह पर आ जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कार्य फलन। इसे W0 से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक EV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या तो फिर जूल भी होता है। कार्य ऊर्जा ऊष्मा सबका मात्रक, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होते हैं। यहाँ बात करते हैं आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण की, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। जब एक विशेष आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का फोटान, फोटान मतलब क्या होता है? छोटे छोटे कण, भी आगे चर्चा करेंगे। तो जब एक विशेष आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति, एक फ्रिक्वेंसी होती है, जैसे रेडियो में आपने देखा होगा कि जब उतने ही फ्रिक्वेंसी पर आता है तभी चैनल पकड़ता है। जैसे रेडियो फेम अलग है, 91.1 अलग है, और ज्ञानवाणी एफएम अलग है, इसी तरीके से रेडियो मिर्ची अलग है। तो उनकी वो आवृत्ति होती है। तो जब एक विशेष आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का फोटान धात्विक पृष्ठ पर आपतित होता है, तो यह फोटान की ऊर्जा, जो फोटान की ऊर्जा एच न्यू होती है, वो दो कार्यों में
खर्च होती है, व्यय होती है। नंबर 1 किसमें खर्च होती है? फोटान की ऊर्जा का कुछ भाग, कुछ अंश कार्यफलन में व्यय हो जाता है। कार्यफलन का मतलब इलेक्ट्रॉन को धातु की पृष्ठ से धातु की सतह तक लाने में खर्च हो जाता है। दूसरा, फोटान की ऊर्जा का शेष भाग धात्विक पृष्ठ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय होता है। देखो, एक तो किसमें व्यय होता है? एक तो जैसे ये धातु के अंदर है इलेक्ट्रॉन, तो इसको ऊपर आने में खपत होगी ऊर्जा थोड़ी, और आज जो बचेगी ऊर्जा वो इसको गतिमान करने में जो है व्यय हो जाएगी धातु के सतह से ऊपर। तो इस तरीके से जो फोटान की ऊर्जा होती है 2 भागों में जो है व्यय होती है। एक तो फोटान की ऊर्जा का कुछ भाग कार्यफलन में व्यय होता है और कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में होता है। तो ऊर्जा संरक्षण के अगर नियम से देखेंगे, सिद्धांत से देखेंगे, तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। इसे एक दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी जो फोटान की ऊर्जा होगी वो नष्ट नहीं होगी, वो 2 भागों में क्या होगी? टूट जाएगी। एक तो कार्यफलन में, वर्क फंक्शन में, एक तो गतिज ऊर्जा यानी किनेटिक एनर्जी में। तो देखो, hν फोटान की ऊर्जा, कार्यफलन W0, गतिज ऊर्जा ½ mv²। इसे आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण कहा जाता है। अब इसमें केस देखते हैं कि ये जो प्रकाश विद्युत समीकरण है hν = W0 + ½ mv², तो ये समीकरण 1 मान लें। इसमें यदि फोटान, आपतित फोटान की आवृत्ति न्यू जो है वो देहली आवृत्ति के क्या हो जाए? बराबर। देहली आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है केवल दहलीज पर आ पाएगा और वापस गतिमान नहीं होगा, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के पृष्ठ तक तो आ जाएगा, लेकिन फिर ये सतह तक ना तो जा पाएगा और ना ही ये इलेक्ट्रॉन जो है गतिमान हो पाएगा, यानी गतिज ऊर्जा इसको नहीं मिल पाएगी। केवल देहली आवृत्ति का मतलब है दहलीज तक आ पाएगा इलेक्ट्रॉन और गतिमान नहीं हो पाएगा। आपतित फोटान की आवृत्ति जब देहली आवृत्ति के क्या हो जाती है? बराबर, यानी यहाँ तक ही इलेक्ट्रॉन आ पाएगा, उसके आगे गतिमान नहीं हो पाएगा, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? 0। माने ये जो ½ mv² लिखा गतिज ऊर्जा, ये 0 हो जाएगी। तो इसमें देखोगे hν कितना हो जाएगा? νo के बराबर। तो hν0 = W0 और ये ½ mv² हो गया 0, तो W0 कितना आ गया? hν0। अगर हम इसका मान इसमें रख दें अब, तो समीकरण 1 से यहाँ क्या देखेंगे? अब hν बराबर W0 + ½ mv², इसमें रखेंगे मान, तो hν बराबर W0 की जगह क्या रखेंगे? hν0 और प्लस ½ mv²। तो ½ mv² उधर ही रखेंगे यहाँ पे, तो hν और hν0 इधर आएगा तो कायक हो जाएगा माइनस का, तो इसलिए हमने ½ mv² उठा के इधर रख लिया है। और इधर कितना बचा? hν माइनस hν0, तो यहाँ से h ले लेंगे कॉमन, तो न्यू माइनस न्यू0। तो ये भी एक समीकरण है। ये कब समीकरण लागू होगी? जब आपतित फोटान की आवृत्ति देहली आवृत्ति के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं आगे। आइए अब जान लेते हैं कि फोटान है क्या। इतनी देर से आप फोटान के बारे में पढ़ रहे हैं, फोटान की ऊर्जा hν होती है, भी जान गए हैं। तो फोटान है क्या? तो एक वैज्ञानिक थे प्लांक, उन्होंने क्या बताया था? प्लांक के अनुसार किसी प्रकाशीय विक्षोभ में आप देखेंगे जैसे अंधेरे कमरा हो, तो उसमें जब रोशनदान हो या खिड़की हो, तो वहाँ से क्या होता है? प्रकाश अंदर आता है, तो उसके अंदर छोटे छोटे कण जो होते हैं वो जिगजैग तरीके से चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। तो प्लांक के अनुसार किसी प्रकाशीय विक्षोभ में, या तो फिर आप टार्च जलाएंगे तो टार्च के प्रकाश में दिखाई देगा, असंख्य सूक्ष्म कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं जिनका निश्चित संवेग व ऊर्जा होती है। उनका एक निश्चित क्या होता है? संवेग होता है। संवेग का मतलब क्या होता है? संहिता के साथ वेग, यानी द्रव्यमान के साथ वेग। कहने का मतलब जब वो गतिमान होंगे तभी उसमें जो है द्रव्यमान होगा, जब वो गतिमान नहीं होंगे, रुक जाएंगे, तो उसमें द्रव्यमान नहीं होगा। उसको कहते हैं संवेग व ऊर्जा होती है। इन कणों को फोटान कहा जाता है। यह कण प्रकाश के वेग से संचरित होते हैं, इन्हीं को फोटान कहते हैं। और ये जो फोटान के कण होते हैं ये प्रकाश के वेग से संचरित होते हैं। अब प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या उसी को कह लीजिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो प्लांक के अनुसार फोटान की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो आवृत्ति के समानुपाती होती है, यानी E समानुपाती न्यू। तो E बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ एक नियतांक लगाएंगे, तो वैज्ञानिक प्लांक का था ये कथन, इसलिए प्लांक नियतांक H लगा देंगे तो hν हो गया। तो H ये बराबर यहाँ से निकालेंगे तो एनर्जी के नीचे न्यू जाएगा, यानी एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ऊर्जा बटे आवृत्ति। तो ये हो गया प्लांक नियतांक। तो समझ गए होंगे
कि प्लांक के अनुसार किसी प्रकाशीय विक्षोभ में असंख्य छोटे छोटे कण होते हैं जिनका निश्चित संवेग व ऊर्जा होती है। इन कणों को फोटान कहा जाता है। यह कण प्रकाश के वेग से संचरित होते हैं। प्लांक के अनुसार फोटान की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है, और इस तरीके से ये फार्मूला निकलता है। फोटान के गुण क्या होते हैं? फोटान विद्युत के उदासीन होते हैं, यानी बिजली से वो कोई संपर्क नहीं रखते हैं, अर्थात फोटान पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। न तो विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव पड़ता है, न तो चुंबकीय क्षेत्र का। फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। हमने पहले ही कहा जब फोटान गतिमान होगा तभी उसका जो है क्या होगा, द्रव्यमान होगा। जब वो विरामावस्था में होगा तो उसका द्रव्यमान शून्य होगा। ये कैसे होता है? तो इस समीकरण से सीखेंगे। एम नॉट इक्वल टू एम अंडर रूट 1 माइनस न्यू स्क्वायर माइनस बटे सी स्क्वायर। तो एम जीरो जहाँ विराम द्रव्यमान है, एम जहाँ पर गतिक द्रव्यमान है, डायनामिक मास है, और ये आपका स्टैटिक मास है। तो ये कैसे हो पाता है? क्योंकि जब विराम अवस्था में फोटान आता है तो उसकी जो आपतित फोटान की आवृत्ति होती है वो प्रकाश की चाल के क्या होती है, बराबर होती पहले, और बाद में वो विराम अवस्था में आता है। तो न्यू किसके बराबर होता है? सी, तो सी के बराबर। तो न्यू की जगह जैसे हम सी रखेंगे तो न्यू स्क्वायर है तो सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यम अंदर 1 माइनस 1 तो 0 आ गया। तो 0 गुणे यम, तो यम नॉट कितना आ जाएगा? 0। आइए कुछ सूत्र भी जान लेते हैं। जैसे फोटान का संवेग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो देखो ई बराबर एच न्यू आपने पहले से पढ़ा, न्यू बराबर सी बटे लैम्डा होता है, ये आप जान लीजिए। तो आवृत्ति बराबर प्रकाश की चाल बटे तरंग दैर्ध्य। तो न्यू की जगह रखेंगे सी बटे लैम्डा, तो ई बराबर एच, और न्यू की जगह सी बटे लैम्डा तो एच सी बटे लैम्डा हो गया। और एच बटे लैम्डा बराबर होता है पी, यानी कि संवेग। अब एच बटे लैम्डा की जगह जब पी रखेंगे तो ई बराबर आएगा पी सी, तो यहाँ से पी निकालेंगे तो आएगा ई बटे सी। यहाँ पर पी क्या है? संवेग है, तो संवेग बराबर क्या आएगा? एनर्जी माने फोटान की ऊर्जा, नीचे सी माने प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल। तो ये भी जो है निकल के फार्मूला आता है। इसके बाद हम देखेंगे फोटान की तरंग दैर्ध्य निकालना हो तो फोटान की तरंग दैर्ध्य बराबर प्रकाश की चाल बटे जो है फोटान का वेग, लैम्डा इक्वल टू सी अपान बी। आइए जानते हैं दी ब्रॉगली तरंग सिद्धांत व द्रव्य तरंगों के बारे में। ये भी एक वैज्ञानिक थे दी ब्रॉगली। वे तरंगे जो प्रकाश, पदार्थ या इलेक्ट्रॉन से संबंधित होती हैं। देखते हैं कि वे तरंगे जो प्रकाश से संबंधित हों या पदार्थ से संबंधित हों या इलेक्ट्रॉन से संबंधित होती हैं, द्रव्य तरंगे कहलाती हैं। द्रव्य तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों से भिन्न होती हैं। द्रव्य तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों से भिन्न होती हैं, बिल्कुल अलग होती हैं। यह भी प्रकाश के वेग से संचरित होती हैं। चलती तो प्रकाश के वेग से ही है, लेकिन ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों से बिल्कुल ही जो है द्रव्य तरंगे भिन्न होती हैं। यहाँ पे देखेंगे इसका फार्मूला, तो लैम्डा बराबर एच बटे अंडर रूट 2m क्यू वी। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए इसे सॉल्व करूँगा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज रखूँगा, एच का मान रखूँगा, 2m का मान रखूँगा 9.1 इंटू 10⁻³ kg, क्यू का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और इस वैल्यू को सॉल्व करूँगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्ध्य कितनी आएगी? लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 यानी 27 अपान अंडर रूट वी, और एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू आएगी। तो ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखेंगे। आइए जानते हैं आगे फोटो सेल के बारे में। ये फोटो सेल क्या होते हैं? तो यह प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना पर आधारित है। प्रकाश विद्युत प्रभाव पहले भी आज आप जान चुके हैं। जब किसी धात्विक पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति का फोटान या उससे अधिक आवृत्ति का फोटान आपतित किया जाता है तो उससे धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। तो यह प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना पर आधारित है कौन? फोटो सेल। यह प्रकाश ऊर्जा को काहे में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उपयोग इसका क्या होता है इस सेल का? तो स्वचालित दरवाजों में लगा होता है, अपने आप दरवाजे खुलने और बंद होने में, प्रकाश की तीव्रता के मापन में, फोटोमीटर में, कैलकुलेटर्स में लगा होता है, चलचित्रण व सिनेमा घरों में लगा होता है। आइए जान लेते हैं ब्रैग समीकरण। इसका भी न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखेंगे, डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। इसे याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में काम आएगा। अब यहाँ देखते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव वर्सेज तरंग सिद्धांत। प्रकाश विद्युत प्रभाव और तरंग सिद्धांत में क्या रिलेशन है? तो तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या संभव नहीं होती है। जो तरंग सिद्धांत है उस तरंग सिद्धांत के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या संभव नहीं होती है, जिसके मुख्य कारण हैं। वो क्या कारण है जिसके कारण जो है तरंग सिद्धांत से हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकते? तो पहला कारण ये है कि आपतित फोटान की तीव्रता बढ़ाने पर
फोटान की ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे हम तीव्रता बढ़ाएंगे आपतित फोटान की, यहाँ पे आपतित फोटान की तीव्रता बढ़ाएंगे तो फोटान की ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। लेकिन E बराबर h/νo के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव एक विशिष्ट आवृत्ति देहली आवृत्ति पर घटित होने वाली घटना है, अतः इसके लिए फोटान की ऊर्जा का नियत होना आवश्यक है। माने फोटान की ऊर्जा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा और बहुत कम नहीं चाहिए, उसके लिए चाहिए कि फोटान की ऊर्जा एक नियत हो या थोड़ा बहुत ऊपर हो। तो इसके लिए फोटान की ऊर्जा एक नियत होना आवश्यक है, जो सिर्फ कणीय प्रकृति में संभव है, जो कुछ केवल कण प्रकृति में संभव है, यानी फोटान जिसमें होते हैं छोटे छोटे कणों के रूप में, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों पैकेटों के रूप में, वो कण प्रकृति जो है संभव है, तरंग प्रकृति संभव नहीं है। दूसरा कारण देखते हैं, आपतित फोटान की तीव्रता बढ़ाने पर, आपतित फोटान की तीव्रता बढ़ाने पर फोटान की ऊर्जा भी बढ़ जाती है, चाहे आवृत्ति कुछ भी हो। आपतित फोटान की अगर हम तीव्रता बढ़ाएंगे तो फोटान की ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, चाहे आवृत्ति उसकी कुछ भी हो। परंतु देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना संभव नहीं है। बार बार वही चीज़ बताई जा रही है कि फोटान की ऊर्जा बढ़ जाए, चाहे आवृत्ति भी कुछ भी हो जाए। यदि फोटान की देखो तीव्रता बढ़ाओगे तो फोटान की ऊर्जा बढ़ जाएगी, चाहे आवृत्ति कुछ भी रही हो ऊर्जा बढ़ जाएगी। लेकिन परंतु देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर, अगर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति हो गई तो उससे प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना संभव नहीं हो पाएगी। कणीय प्रकृति में, जो कण की प्रकृति होती है, उसमें फोटान के आपतित होने पर तुरंत प्रभाव से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। कण प्रकृति में फोटान के आपतित होने पर जैसे फोटान आपतित होता है तुरंत प्रभाव से तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगता है, जबकि तरंग प्रकृति में अत्यधिक समय पश्चाता होती है, यानी तरंग प्रकृति में बहुत देर के बाद में जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो पाता है। यही कारण रहे कि जो है तरंग प्रकृति से ज़्यादा अच्छा जो है कण प्रकृति रही, तो जिससे प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना संभव हो पाई। आइए जानते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। ये कौन थे हाइजेनबर्ग वैज्ञानिक? तो इन्होंने बताया कि किसी कण की स्थिति डेल्टा एक्स तथा संवेग डेल्टा पी, यानी वो जो कण है फोटान के, किसी कण की स्थिति डेल्टा एक्स तथा संवेग डेल्टा पी का एक साथ पूर्ण यथार्थता के साथ मापन संभव नहीं है। सोचो कि किसी स्थिति, मतलब किसी कण की स्थिति, जैसे जो फोटान गतिमान है उसकी स्थिति और तथा संवेग एक साथ पूर्ण यथार्थता के साथ मापना संभव नहीं है। माने अगर कोई कण गतिमान है तो उसकी स्थिति यदि आप जो है जान पाएंगे अच्छे से, तो संवेग का पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि संवेग तभी होगा जब वो वेग गतिमान होगा। और अगर संवेग का मापन करते तो स्थिति का मापन एक साथ, दोनों एक साथ नहीं माप सकते पूर्ण यथार्थता के साथ, बिल्कुल शुद्ध। तो यदि इस स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स हो, अनिश्चितता का मतलब निश्चित ना हो, संवेग में अनिश्चितता अगर डेल्टा पी एक्स हो, तो यदि कण एक्स दिशा में गतिशील हो तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी का जो गुणनफल होगा वो h/4 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। इसे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। एक करते हैं न्यूमेरिकल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा कण तथा एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है। एक इलेक्ट्रॉन की और एक अल्फा कण की और एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, किनेटिक एनर्जी सेम है। इनमें से किस कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होगी? कौन सा कण होगा जिसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगी? तो फार्मूला हमने पहले से लिखा था, लैम्डा इक्वल टू h/2me। यहाँ ई लिखें या फिर 2m/v लिख सकते हैं, ठीक, QV, ई की जगह पे QV ले सकते हैं। तो यहाँ लैम्डा समानुपाती किसके, मुझे तो तरंगदैर्ध्य निकालनी है, तो देखो 2 ये भी नियतांक है, ऊर्जा ये भी नियतांक रहेगी, तो द्रव्यमान को और h भी पहले से नियतांक है। तो अगर हम m में रिलेशन देखेंगे तो लैम्डा समानुपाती मतलब व्युत्क्रमानुपाती 1/√m। तो यहाँ पे देखेंगे कि जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगी, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसकी तरंगदैर्ध्य कम होगी। मुझे यही तो निकालना है, तरंगदैर्ध्य कम किसकी हो, तो द्रव्यमान जिसका सबसे ज़्यादा होगा। तो अल्फा कण का देखते हैं, द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम प्रोटॉन का होता है और सबसे कम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो अगर अल्फा कण का द्रव्यमान क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो अल्फा कण की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगी, फिर इससे ज़्यादा जो है प्रोटॉन की तरंगदैर्ध्य होगी, फिर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य होगी। सबसे न्यूनतम पूछी गई थी, तो न्यूनतम तरंगदैर्ध्य किसकी होगी, अल्फा कण की तरंगदैर्ध्य सबसे न्यूनतम होगी। आइए करते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित
किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित द्विब्रागली तरंगदैर्ध्य की परिकलन कीजिए। तो 100 वोल्ट का विभवांतर यानी V दिया हुआ है। त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित द्विब्रागली तरंगदैर्ध्य का परिकलन कीजिए। तो हमने पहले ये जो है सूत्र लिखवाया था इलेक्ट्रॉन के लिए, लैम्डा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 12.27 और ये आएगा एंगस्ट्रॉम में √V मतलब विभवांतर। तो 12.27 और 100 वोल्ट का विभवांतर 100 रख दिया, 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो इतने एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आ गया। इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे इतना भी रख सकते हैं। एक प्रयोग में अगला न्यूमेरिकल, एक प्रयोग में प्रकाश विद्युत प्रभाव की अंतक वोल्टता 1.5 वोल्ट है। उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अंतक वोल्टता V0 से दिखाते हैं तो 1.5 वोल्ट, और गतिज ऊर्जा पूछा है तो ये होता है इसका सूत्र ½mv² इक्वल टू EV0। ई के इक्वल टू गतिज ऊर्जा होती है, ई के इक्वल टू कितना, इसे गतिज ऊर्जा मान सकते हैं ½ mv² को, किनेटिक एनर्जी तो EV0। V0 अंतक वोल्टता है, तो यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन का कितना होता है मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, अंतक वोल्टता 1.5, मल्टीप्लाई करेंगे 15 छक्का 90, हासिल चले 9, 15 कम 15 9 24, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद इसमें तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया, 10⁻−19 जूल। दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं, तो 2.4 × 10⁻19 जूल आ गया। इसी के साथ हमारा ये लेसन जो है कंप्लीट होता है। आप मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।